बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और आगे है इसमें रीड थ्री ट्रैक 21। और पांचवा पॉइंट था स्टैनफोर्ड के बीने का संशोधन। 1937 टर्बन तथा मेरिल ने 1937 में पुनः इस परीक्षण में संशोधन किया था और इसके दो भाग एल तथा एम किए गए हैं और यह परीक्षण अशाब्दिक है और इसमें करोड़ों की बुद्धि की मापने की संबंधित 129 पद हैं और इसे 1960 में पुनः संशोधित किया गया था और जिसमें कि बुद्धि लब्धि विसर्जन का भी प्रयोग किया गया और इस परीक्षण को दो रूपों में प्रयोग किया गया है। यह व्यक्तिगत भेदों की जानकारी के लिए भी इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है और वह व्यक्ति की समस्याओं के कारण भी पता चल जाते हैं कि व्यवहार संशोधन में सरलता रहती है। फिर छठा वेस्लर वेवेल व्यू परीक्षण। स्टेफन फोर्ड बीने के परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए भी इस परीक्षण का निर्माण किया जा गया था। यह परीक्षण प्रौढ़ों के लिए भी अधिक उपयुक्त है तथा इसमें बिंदुमान का प्रयोग भी किया गया है और परीक्षण के दो समान भाग हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण सम्मिलित हैं। इस परीक्षण में मानसिक आयु निकालने के अभाव को दूर किया गया है। फिर सातवां बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण। बालकों की बुद्धि मापने के लिए भी निम्न बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए हैं। यह मिनीसोटा पूर्व विद्यालय स्केल 18 मास से 6 वर्ष तक के बालकों हेतु और वह रोशल विकास अनुसूची जन्म से 12 मास की आयु के शिशुओं के लिए। और फिर बुद्धि मापन में प्रयुक्त आधारभूत प्रत्यय हैं। मानसिक आयु। मानसिक विकास को भी मानसिक आयु के रूप में भी जाना जाता है और बच्चे की मानसिक आयु उसकी एक बुद्धि परीक्षण में निष्पत्ति से ज्ञात की जाती है। परीक्षण के विभिन्न मदों में उनकी सफलताओं का योग कर दिया जाता है और उसे मानसिक आयु में बदल दिया जाता है। और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी विशेष परीक्षण होते हैं और इस परीक्षण के नीचे के और ऊपर के सभी परीक्षण करने में छात्र अनुत्तीर्ण रहे उस परीक्षण को बेसल एज परीक्षण कहा जाता है और इसके बेसल एज परीक्षण में प्राप्तांक एवं आगे के परीक्षणों के प्राप्तांकों का योग करके मानसिक आयु निकाली जाती है। फिर बुद्धि परीक्षण में सामाजिक आयु का विचार भी सर्वप्रथम तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने 1904 में दिया था और वास्तविक आयु यह व्यक्ति की जन्म से लेकर के परीक्षण की तिथि तक की वास्तविक आयु होती है। बुद्धि लब्धि में 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का विकास किया और ये बुद्धि को प्रकट करने के लिए भी सामान्य रूप से भी स्वीकार किया जाता है और बुद्धि लब्धि की गणना टर्मन द्वारा 1916 में विकसित निम्नांकित सूत्र के आधार पर की गई है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 और IQ बराबर M.A बराबर C.A इंटू 100। बुद्धि लब्धि के आधार पर भी लोगों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यह वर्गीकरण टर्मन एवं मेरिल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। टर्मन एवं मेरिल का वर्गीकरण बुद्धि लब्धि IQ और श्रेणी कैटेगरी। 140 से अधिक प्रतिभावान, 130 से 140 अति उत्तम और प्रखर बुद्धि, 120 से 130 उत्तम, 110 से 120 औसत से ऊपर, 90 से 110 औसत और 80 से 90 औसत के नीचे मध्य बुद्धि और 70 से 80 हीन सीमांत दोषपूर्ण और 60 से 70 बुद्धू या अल्प बुद्धि और 50 से 60 उदासीन, 25 से 50 मूर्ख बुद्धि और 0 से 25 वज्र मूर्ख या फिर जड़ बुद्धि। तो सामान्यतः बुद्धि लब्धि स्तर की ही रहती है और वैसे माना यह जाता है कि बुद्धि का विकास भी जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक ही होता है। RL थार्नडाइक 1948 आदि के अध्ययनों से ये पता चल जाता है कि बुद्धि लब्धि में बहुत ही कम परिवर्तन आता है और वह भी शिक्षा संबंधी अनुभवों, पर्यावरणीय उत्प्रेरकों या फिर परीक्षण देने के प्रशिक्षण के कारण भी आता है और यह परिवर्तन नगण्य सा ही होता है। फिर कभी कभी तो दुर्घटना या फिर बीमारी के कारण भी बुद्धि लब्धि कुछ कम ही होती दिखाई देती है और कुछ अपवादों को छोड़कर के एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि स्थिर रहती है और बुद्धि के इस तत्व को बुद्धि लब्धि की निरंतरता कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण में किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर या फिर बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाने या फिर मापन करने की प्रक्रिया या फिर तकनीक का भी बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। सामयिक कार्यक्रम के अनुसार बुद्धि परीक्षण प्राचीन काल ज्ञान के आधार पर, मध्यकाल शारीरिक बनावट के आधार पर, वर्तमान काल स्वाभाविक एवं जन्मजात व्यक्ति शक्ति के मान करके। फिर बुद्धि मापन या परीक्षण का कार्य सबसे पहले तो फ्रांस के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी अल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया था और उन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण सन 1905 में तैयार किया गया था और उन्होंने मनोविज्ञानी साइमन के साथ में मिलकर के अलग अलग आयु के बालकों की बुद्धि के परीक्षण हेतु प्रश्नावलियों का निर्माण किया और इन प्रश्नावलियों को बीने साइमन बुद्धि मान करके जो है बाइन साइमन
इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं। और फिर है 1913 और 16 की अवधि में अमेरिका के स्टेफन फोर्ड विद्यालय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एम एल टर्मन के निर्देशन में बीने साइमन मानक्रम में कुछ उपयुक्त संशोधन किए गए थे, तथा इनका नाम स्टेफन फोर्ड बीने मानक्रम रखा गया। टर्मन ने अन्य मनोवैज्ञानिक मैरिली के साथ में प्रयोग कर इस मानक्रम को पुनः संशोधित किया एवं इसका नाम टर्मन मैरिले मानक्रम रख दिया गया। और टर्मन ने बुद्धि परीक्षण हेतु भी बुद्धि लब्धि आईक्यू का निम्न सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर इक्वल्ड वी के क्यू ऑब्लिक ओरल फोर्ड वी के क्यू इंटू 100। और फिर है भारत के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लंजास्कर शंकर झा और जालोटा, डॉक्टर सी एम भाटिया, डॉक्टर सोहनलाल आदि ने भी विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण बुद्धि परीक्षणों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण जो कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रसारित किए जाते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिन व्यक्तियों को किसी भी भाषा का ज्ञान होता है एवं जो पढ़ लिख सकते हैं, उनकी बुद्धि के परीक्षण हेतु भी इस प्रकार के शाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किए जाते हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में मुख्यतः निम्न परीक्षण आते हैं। तो बीने साइमन बुद्धि मापनी, फिर स्टेफन फोर्ड बीने मानक्रम, टर्मन मैरिल मापनी। फिर व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिन व्यक्तियों को भी भाषात्मक ज्ञान नहीं होता है, अर्थात वे निरक्षर होते हैं या वे किसी भी न किसी भी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित होते हैं, उनके बुद्धि परीक्षण हेतु भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार से के बुद्धि परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों, मूर्त वस्तुओं, ज्यामिति, आकृतियों आदि की सहायता से भी किया जाता है। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण निम्न है। एक तो चित्रांकन परीक्षण, पेंसिल की सहायता से कोई भी चित्र बनाकर के मानसिक स्तर की परीक्षा ली जाती है। और चित्र पूर्ति परीक्षण, इसमें बालक से एक चित्र के कटे हुए विभिन्न टुकड़ों को भी उचित प्रकार से जोड़ करके चित्र को पूरा करवाया जाता है और चित्र को शीघ्र पूरा करने वाले बालक बुद्धिमान माने जाते हैं। वैस्लूर वैल्यू परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। इस परीक्षण में बालकों को कागज पर भी बना एक ऐसा चित्र देते हैं जिसमें कि गंतव्य तक पहुंचने के एक स्थान से कई रास्ते होते हैं, और जो कि बालक बिना किसी भी बंद मार्ग में भटकते हुए सबसे छोटे मार्ग से शीघ्र ही शीघ्र गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच जाता है और वह सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। मॉरल पामर मानसिक परीक्षण, कोहोज ब्लॉक्स डिजाइन परीक्षण, मिनसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण और जैसल विकास सूची। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो कि एक साथ कई व्यक्तियों के समूह की बुद्धि के परीक्षण हेतु भी समायोजित किए जाते हैं। और इन सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ भी प्रथम विश्व युद्ध 1917 से 18 में हुआ था और इस समय सैनिकों की भर्ती हेतु भी इन परीक्षणों का आयोजन किया गया था। फिर शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, भाषाई ज्ञान रखने वाले एवं पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि क्षमता के मापन हेतु ये परीक्षण लिए जाते हैं और इन परीक्षणों में शब्दों एवं संख्याओं पर आधारित कई प्रश्न निर्धारित समय से हल करने होते हैं। इनमें निम्न परीक्षण आते हैं। एक तो आर्मी अल्फा स्टेट टेस्ट, इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में निर्मित BPT 12, BPT 7 एवं BPT 8 परीक्षण। वह अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अनपढ़ व्यक्तियों की बुद्धि के मापन हेतु भी इन परीक्षणों को प्रयुक्त करते हैं। इन परीक्षणों में भाषा के स्थान पर भी चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें आर्मी बीटा टेस्ट व शिकागो क्रियात्मक परीक्षण भी प्रमुख है। फिर अन्य सामूहिक बुद्धि परीक्षण के ये निम्न है। एक तो एंडरसन बुद्धि परीक्षण, फिर थॉर्मन लैंड टेस्ट, फिर है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, फिर टर्मन मैक्री मर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, फिर टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, फिर डॉक्टर सोहनलाल का समूह बुद्धि परीक्षण और प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण। और विविध परीक्षणों के अलावा भी व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु भी निम्न परीक्षण भी लिए जाते हैं। पहले तो गति परीक्षण में इन परीक्षणों का ध्येय व्यक्ति की जो है मानसिक कार्य करने की गति एवं शीघ्र निर्णय क्षमता की जांच करना है और इसमें जो है सभी प्रश्नों का भी जटिलता या स्तर समान होता है, परंतु निर्धारित समय में अधिकाधिक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। फिर एक क्रियात्मक परीक्षण में इन परीक्षणों में बालकों और व्यक्तियों से कुछ मानसिक कार्य करवा करके उनके बौद्धिक स्तर का अनुमान भी लगाया जाता है और इसमें अधूरे चित्र में पूर्ति करवा करके दिए गए एक जैसे दो चित्रों में अंतर ज्ञात करना, चित्र में गलतियां ढूंढना, मार्ग निर्माण आदि परीक्षण शामिल भी किए जाते हैं। और प्रमुख क्रियात्मक परीक्षण निम्न है। एक तो ए है
वर्ग निर्माण परीक्षण और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, और भी है फार्म बोर्ड टेस्ट, और सी है पोस्टर्स टेस्ट, और बी है इसमें अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। आनुवंशिकता व वातावरण का भी बुद्धि एवं विकास पर पड़ने वाला प्रभाव है। एक तो वृद्धि व विकास पक्ष, आनुवंशिकता और वातावरण। शारीरिक, इसमें आनुवंशिकता अधिक प्रभावी और वातावरण कम प्रभावी। फिर है कम मानसिक वृद्धि व विकास पक्ष, इसमें है आनुवंशिकता अधिक प्रभावी और वातावरण कम प्रभावी। फिर है तीसरा सामाजिक, इसमें आनुवंशिकता कम प्रभावी और वातावरण अधिक प्रभावी। फिर है सांवेगिक, इसमें आनुवंशिकता आपके है कम प्रभावी और वातावरण अधिक प्रभावी। और फिर है भाषा, इसमें आनुवंशिकता कम प्रभावी और वातावरण अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। और नैतिक, इसमें कम प्रभावी है आनुवंशिकता और वातावरण है अधिक प्रभावी। इसी प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत, सिद्धांत और प्रतिपादक। एक तत्व सिद्धांत एक सत्तात्मक सिद्धांत, ये इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने, फ्रांस समर्थक टर्मन और स्टर्नर। फिर है द्वित्व सिद्धांत, इसके इस प्रतिपादक स्पीयरमैन। फिर है तृत्व सिद्धांत, इसके इस प्रतिपादक स्पीयरमैन। फिर है बहुकारक सिद्धांत, इसके थॉर्नडाइक अमेरिका। फिर है बहुकारक सिद्धांत, इसके हैं थॉर्नडाइक अमेरिका के। और फिर समूह तत्व सिद्धांत के प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन। प्रतिदर्श प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन। पद अनुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत क्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट वर्मन। सक्रिय उत्पादन सिद्धांत बुद्धि संरचनाएं फिर त्रिआयामी सिद्धांत प्रोफेसर जेपी गिलफोर्ड। और बुद्धि कै तथा बुद्धि कै सिद्धांत हैब। और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम। और धारा प्रवाह या फिर स्पष्ट सिद्धांत ये है कैटन। फिर निष्पादित परीक्षण 1911 में हीली में ने इसे बनाया था, और यह परीक्षण बीने साइमन के स्केल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और फ्रीमैन के अनुसार निष्पादन परीक्षण यह जो है परीक्षण है जिसमें कि भाषा का प्रयोग भी केवल सूचना के लिए ही किया जाता है, और सभी सूचनाएं संकेत द्वारा ही दी जाती हैं, और इनमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार के परीक्षण में ठोस वस्तुओं के व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। विश्लेषण के माध्यम से बुद्धि तथा योग्यता का अध्ययन भी किया जाता है। सामान्य बुद्धि परीक्षणों के साथ ही इसका प्रयोग भी किया जाता है। और मुख्य निष्पादन परीक्षण निम्न है। एक तो सैग्यून आकृति फलक परीक्षण, इसका भी निर्माण सैग्यून ने मंद बुद्धि बालकों के लिए भी किया था, और इसका प्रयोग भी वर्तमान में कई परीक्षणों के साथ में किया जाता है। हीली चित्रपूर्ति परीक्षण, इसमें परीक्षार्थियों को चित्रों को पूरा करना होता है। और पिंटर पैटरसन मापदंड, इसका विकास भी 1917 में किया गया था, और इसमें 15 परीक्षण जिनमें की प्रयोग वर्तमान में कई मानदंडों में किया जाता है। और इसके बाद में रेविंग उत्तरोत्तर रूपांकन परीक्षण, इसका निर्माण प्रौढ़ों तथा बालकों के लिए भी किया जाता है। फिर भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये भारत में प्रसिद्ध है, और ये 11 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए भी है। इसमें 5 परीक्षण है जो कि निम्न है। पहले तो कॉफ्का का कास्ट अनुकृति चित्रण, और दूसरा अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, तीसरा आकृति चित्रण, चौथा है अंकिक तात्कालिक स्मृति परीक्षण, और पांचवा चित्र रचना परीक्षण। उसके बाद है गुड एनफ निष्पादन परीक्षण, यह परीक्षण भी गुड एनफ ने बनाया था, और इसमें बच्चों को मानव आकृति बनानी पड़ती थी। और फिर है बुद्धि परीक्षणों का शिक्षा में उपयोग। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाने वाली सामान्य योग्यताएं तथा प्राथमिक योग्यताएं अलग हैं, और उनका विकास भी आयु के साथ साथ ही होता है, और मध्य अवस्था आने पर उनका पतन होने लगता है, और विकास का चरमोत्कर्ष 20 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें 20 कुछ यौन भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, और जो कुछ पुरुषों को प्रभावित करती हैं तो कुछ स्त्रियों को। और संतुलन इस बात का प्रतीक होता है कि दोनों ही पुरुष तथा स्त्री में सामान्य योग्यता समान होती है, और अतः समानता का तथा भिन्नता के आधार पर बुद्धि परीक्षणों का विनियोग शिक्षा में होता है। और इसके उपयोग इस प्रकार है। एक तो वर्गीकरण, जो छात्र प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि होते हैं वे साधारण बच्चों के साथ में पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं, और ऐसे बच्चों को बुद्धि परीक्षण की सहायता से साधारण बच्चों से अलग करके उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया जा सकता है। और इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण द्वारा शिक्षण की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। शैक्षणिक मार्ग प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की बुद्धि स्तर को भी जांच करके उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर भी उनको पाठ्य विषय के
विषय के चुनाव में सहायता दी जा सकती है और बुद्धि परीक्षण द्वारा भी छात्रों को विशेष योग्यताओं का पता लगाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उनको उचित निर्देशन भी दिए जा सकते हैं। व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन में प्रत्येक व्यवसाय हेतु भी अलग अलग योग्य और आवश्यकता होती है और शिक्षक बालकों की मानसिक योग्यता के आधार पर भी भविष्य की व्यवसाय के लिए भी परामर्श दे सकता है और जिसमें कि कई प्रकार की समस्याओं को रोका जा सकता है। बिना सोचे समझे ही किसी व्यवसाय को चुनकर के बालक जीवन भर कठिनाइयाँ उठाते हैं, जिनसे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और समाज के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।